नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। हम बाजीगर से आपकी मुलाकात कराएं उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं वडोदरा और वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक नामांकन का दिन याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे और बीजेपी के झंडों के बीच, लोगों के सैलाब के बीच आगे बढ़े थे। आज वहां पर जीत के बाद पहुंचे हैं। वडोदरा ने उन्हें यह वादा किया था कि उन्हें ऐतिहासिक फासले से जीत दर्ज करवाएगी। अभी देखिए 5 लाख से ऊपर वोटों से नरेंद्र मोदी की जीत यहां पर हुई है। अहमदाबाद में शाम को रैली करेंगे, लेकिन उससे पहले वडोदरा पहुंचे हैं वहां पर रोड शो करने के लिए। वडोदरा, नरेंद्र मोदी जब उन्होंने चुना कि वो वडोदरा से भी चुनाव लड़ेंगे, तो तभी से यहां पर जो लोग थे वो बेहद उत्साहित थे। हालांकि विरोधी ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी वाराणसी को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसीलिए वडोदरा जाना चाहते हैं और वहां पर एक सेफ सीट तलाश रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर ये सेफ सीट है तो फिर क्या कहा जाए, ये फासला ऐसा है, ऐतिहासिक है, उतना ही ऐतिहासिक जितना देश में भारतीय जनता पार्टी की विजय को हम कह सकते हैं। कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के नाम की लहर है, नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी है। अमित शाह ने एक कदम आगे बढ़ाया, कहा नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी है। लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं उसे देखकर यही कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी के नाम का बवंडर है। और अगर ये कामयाबी नरेंद्र मोदी की है तो उतनी ही बड़ी कामयाबी इस बाजीगर की है, अमित शाह की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा? आवाज मोदी की थी, अंदाज मोदी का था। मोदी जी को लाने वाले हैं, आने वाले हैं। भीड़ और भीड़ के नारे नरेंद्र मोदी के लिए थे, लेकिन मोदी को राज्यरोहण के लिए तैयार करने के पीछे दिमाग था एक चाणक्य का। ये चाणक्य कोई और नहीं, अमित शाह हैं, जिनकी चतुर चालों ने हलचल को लहर में तब्दील किया और फिर लहर को सुनामी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों में पहुंची हो। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए सभी जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार देने का एक सकारात्मक प्रयास करेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव की जंग में बीजेपी ने सिंहासन कब्जाने का जिम्मा नरेंद्र मोदी को सौंपा था, तो इस मिशन में मोदी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया अमित शाह पर। देखिए, ऐसा देखा जाए तो नरेंद्र मोदी खुद ही चाणक्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मन से जो चाणक्य नीति जो उनके मन में जो डेवलप होती है, उसको आगे ले जाने का काम अमित शाह करते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का जो लेवल है वो मोदी जी से मैच करता है। अमित शाह का मोदी की सियासी सोच को अमली जामा पहनाने का हुनर पुराना है, आजमाया हुआ है। अमित शाह ने गुजरात चुनाव में मोदी के लिए हमेशा चाणक्य की भूमिका निभाई। 2012 में गुजरात में हैट्रिक जीत दर्ज करने के बाद तय था कि मोदी अब दिल्ली का रुख करेंगे। मोदी जानते थे कि इस बार प्रधानमंत्री की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश विजय की तरफ से जाएगा। लिहाजा अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद साथी अमित शाह को चुनावों से साल भर पहले 19 मई 2013 को यूपी का प्रभारी बना दिया। जब अमित शाह का अपॉइंटमेंट हुआ यूपी के इंचार्ज के हैसियत से, तो उन्होंने पहले उसका पूरा मुआयना किया और उन्होंने कहा कि जो मेन आइडियोलॉजी है उसको तो पार्टी छोड़ नहीं सकती, उसको छोड़ेगी तो उसको नुकसान होगा। ये जो पल्स है वो उन्होंने पकड़ ली, उसके आधार पर अपनी रणनीति तैयार की। अमित शाह को यूपी से नरेंद्र मोदी को ऐसे तूफान की तरह उठाना था जो पूरे देश में सुनामी की तरह उठे। अमित शाह जब से यूपी में आए
मोदी के लिए जमीन तैयार करने में लग गए। उन्हें पार्टी की चूलें भी दुरुस्त करनी थी, संगठन मजबूत बनाना था, तो अपना वोट बैंक भी तैयार करना था। अमित शाह ने अयोध्या में जाकर रामलला के आगे मत्था टेका और तय कर दिया कि पार्टी अपने पुराने एजेंडे और तेवर में लौटेगी, लेकिन ये सब होगा गुपचुप। ये अमित शाह की ही तिकड़म थी कि मोदी अपनी रैली में विकास की दुहाई देते रहे। उधर अमित शाह वोटों के ध्रुवीकरण के अपने मिशन को अमली जामा पहनाते रहे। कभी मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान करके, तो कभी भरे मंच से बदला लेने की बात कहकर। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है, और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। अमित शाह ने अपनी हर चाल सही वक्त पर चली। बदला लेने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने फटकारा, लेकिन जब पूर्वांचल में चुनाव होने को आए तो अमित शाह ने आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बताकर एक बार फिर बवंडर मचा दिया। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। पूरे चुनाव के दौरान अमित शाह यूपी की राजनीति गरमाते रहे। एक तरफ नरेंद्र मोदी की रैलियों में बेतहाशा भीड़ का इंतजाम करते रहे, तो दूसरी तरफ मोदी की लहर बनाए रखने के लिए शातिर चालें चलते रहे। लहर को सुनामी बनाने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज तक ब्यूरो। अमित शाह से आप मोहब्बत करें, आप नफरत करें, इतना मानना पड़ेगा कि अमित शाह का हर दांव कारगर रहा है नरेंद्र मोदी, इसीलिए उनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की बनने की घड़ी पास आ रही है, तो पाकिस्तान भी अपना पैंतरा बदल रहा है। नवाज शरीफ ने न्योता उन्हें दे दिया है, कहा है आइए आप मुलाकात कीजिए, पाकिस्तान आइए हमारे पास। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को लेकर क्या रुख है, ये काफी हद तक स्पष्ट रहता है। अपनी रैलियों से वो इन चीजों का जिक्र करते रहते हैं, और इसीलिए चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहां पर सुगबुगाहट जरूर रहती थी कि नरेंद्र मोदी कहीं भारत के प्रधानमंत्री न बन जाएं। अब बन गए हैं, तो देखिए नवाज शरीफ की तरफ से न्योता आ गया है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं वो देखना होगा। लेकिन हम बात इस बाजीगर की कर रहे हैं, और बाजीगरी इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, उसका प्रभार सौंपा गया अमित शाह को। पता था कुंजी उसी राज्य के पास है, 80 सीटें हैं। कहा गया लहर होगी तो 50 से ऊपर सीटें जरूर भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी। किसे पता था कि यह आंकड़ा 73 के आसपास पहुंच जाएगा। आउट ऑफ 80 में से 73 सीटों पर हमने लीड बनाई है, और मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते आनंद भी है। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है, और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है। बाकी की सब पार्टियां और सब कैंडिडेट हारे हैं। आने वाले दिनों में देश की राजनीति में एक सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। भारत की सफलता की गाथा आगे बढ़ने जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में अपना स्थान, गौरवमय स्थान फिर से प्राप्त करेगा, ऐसा हम सबको भरोसा है। ये मिसाल है अमित शाह की चतुर चालों। वाराणसी में मोदी को रैली की इजाजत नहीं मिली तो धरने पर बैठ गए। मोदी जी के कल के कार्यक्रमों में से 3 कार्यक्रमों को प्रशासन ने इजाजत दी है। ये बात फिर से एक बार सिद्ध करती है कि प्रशासन शरारत कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन उस धरने और नाराजगी के बाद कहां ये जबरदस्त रोड शो। एक झटके में पूरी बाजी पलट कर रख दी मोदी के चाणक्य अमित शाह ने। ये रोड शो
महज एक पानगी थी ये साबित करने के लिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं। मोदी को जनता के सामने कैसे ले जाना था, इसके तो मास्टरमाइंड पहले से ही अमित शाह थे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यूपी में लस्त पस्त पड़े संगठन को दुरुस्त करने की थी। शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बुनियादी बनावट को ही निशाने पर लिया। अमित शाह जी जिस दिन से उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनकर उत्तर प्रदेश में आए हैं, उन्होंने सर्वाधिक जोर दिया बूथ पर संगठन तंत्र खड़ा करने में, और मेरा ख्याल लगभग 6 महीने तक उन्होंने प्रेस से भी सार्वजनिक बात नहीं करी। यूपी में पिछले लोकसभा चुनावों में जहां बीजेपी सिर्फ 80 में से 10 सीटों पर ही सिमट गई थी, वहां अमित शाह ने सीटों का टारगेट 60 कर दिया। टिकट बंटवारे में भी अमित शाह ने विचारधारा का तो ख्याल किया ही, जातीय समीकरण भी ध्यान में रखा। उमा भारती झांसी में लड़ी तो कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह एटा से। ओबीसी को काफी उन्होंने टिकट्स दी, तो ओबीसी कौन थे? वो ओबीसी आरएसएस और बीजेपी के मूल कार्यकर्ता थे। बाहर से ओबीसी कम लाए गए। उनके आज आरएसएस की आइडियोलॉजी या बीजेपी के अंदर भी ओबीसी हैं, लेकिन उनको उन्होंने अपनाया है। अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक था नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में वाराणसी से चुनाव लड़ाना। एक तो धार्मिक नगरी से मोदी को उतारकर अमित शाह ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी पुरानी विचारधारा पर लौट चुकी है। दूसरा ये कि मोदी के बनारस से लड़ने का मतलब ही था पूर्वांचल की 28 और बिहार की करीब 24 सीटों पर बीजेपी का मजबूत होना। अमित शाह के यूपी मिशन में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया नरेंद्र मोदी की रैलियों ने। इन रैलियों का पूरा इंतजाम अमित शाह ने अपने हाथों में ही रखा। 12 से 16 फरवरी के बीच आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं ने वाराणसी में एक बैठक की। इसके बाद अमित शाह ने यूपी के बीजेपी कैडर में नौजवानों को शामिल करना शुरू कर दिया। ये अमित शाह की ही चाल थी कि लालजी टंडन, विनय कटियार जैसे बुजुर्ग हो चले नेताओं को चुनाव से दूर रखा गया, तो मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की मर्जी पर सीटें चुननी पड़ी। अमित शाह ने हाईटेक प्रचार पर जोर दिया। बीजेपी के उत्तर प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम, हाईटेक कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर बनाए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 80,000 गांवों में 400 मोदी वैन भी अमित शाह के इशारों पर ही घूमी। आज तक ब्यूरो। न जमीन को छोड़ा गया, न वर्चुअल वर्ल्ड को। हर जगह जिस तरह से मेहनत की गई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आंकड़ों को देखते चलिए, क्योंकि अगर अमित शाह का असर देखना है कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है, तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखने जरूरी है। 80 सीटें 73 भारतीय जनता पार्टी के पास, 2 कांग्रेस के पास। ये समझ लीजिए कि एक रायबरेली है और एक अमेठी है, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी। 5 सीटें अगर समाजवादी पार्टी के हिस्से में दिख रही हैं, तो यहां पर भी जो परिवार की सीटें हैं वो अहम है। 2 मुलायम सिंह की, उनकी बहू की, उनके भाई की, ये सारी सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी खाता खोलने में नाकामयाब रही। लग रहा था कि बहन जी खामोशी से काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर बीएसपी ही रहेगी। और ये बात सिर्फ एग्जिट पोल्स तो दूर छोड़िए, ये बात अमित शाह ने खुद अपनी जुबान से कही थी, लेकिन ये आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाते हैं। नरेंद्र मोदी की लहर, अमित शाह के असर, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों बाजीगर कहा जा रहा है अमित शाह को। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब प्रचार की बारी आई तो नरेंद्र मोदी की रैलियों की झड़ी लगा दी थी अमित शाह ने। बताया जाता है कि अमित शाह ने ही आइडिया दिया था कि आप वाराणसी से चुनाव लड़िए, और देखिए पूर्वांचल की सीटों पर कितना असर पड़ा। करीब 3 दर्जन सीटें हम यहाँ की देख सकते हैं, और किस तरह का असर पड़ा है वो नतीजे साफ साफ बता रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी इसलिए बने क्योंकि गुजरात से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार कर दिया था। मोदी के चुनावी मिशन के चाणक्य अमित शाह ने यह साबित कर दिया कि वो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक सधे हुए रणनीतिकार हैं। इसका सबूत अमित शाह ने 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी और 1996 में
अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल कर दे दिया था। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की प्रबंधन क्षमता को परखा था। मोदी ने हरिन पाठक, हरेन पांड्या, बिमल शाह जैसे नेताओं को दरकिनार कर अमित शाह को 1997 के विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिलवाया। मोदी के भरोसे पर खरा उतरते हुए सरखेज से अमित शाह ने बड़ी जीत भी दर्ज की। यही वो दौर था जब नरेंद्र मोदी गुजरात में केशुभाई पटेल से वर्चस्व की लड़ाई पार्टी के अंदर ही लड़ रहे थे। इस लड़ाई में मोदी के साथ बराबर खड़े रहे अमित शाह। इसके बाद मोदी को अमित शाह पर इतना भरोसा हो गया कि जब मोदी दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अमित शाह को गुजरात का गृह मंत्री बना दिया। फिर मिनिस्टर बने। वो मिनिस्टर के बाद में भी उनको मेरे ख्याल से जो पुलिस का चार्ज नरेंद्र भाई ने दिया था वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चार्ज ही था, पूरी फ्रीडम थी उनको। नरेंद्र मोदी ने इस बीच अमित शाह को एक अच्छे रणनीतिकार के तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। इस बीच अमित शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि रही गुजरात में कोऑपरेटिव सेक्टर को बीजेपी के कंट्रोल में लाना। गुजरात कोऑपरेटिव के बाद अमित शाह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच सोहराबुद्दीन मुठभेड़ के फर्जी होने के आरोप लगे तो छींटे अमित शाह के दामन पर भी पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से उन्हें तड़ीपार किया और कोऑपरेटिव मिशन की जगह यूपी मिशन पर पहुंच गए अमित शाह। तो इस चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद बहुत सारी पार्टियों के बोल बदलते आपने सुन लिए होंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो कांग्रेस के साथ खड़े रहते थे, अपनी बात पर कायम रहे। कहा है वो बयान नहीं किया जा सकता है। टाइम आएगा मैं फिर बोलूंगा। आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक डिवाइसिव फिगर है और प्रधानमंत्री के बनने के बाद देश को तोड़ देंगे, टूट सकता है। अरे मैंने कहा कि भारत टूटेगा या भारत रहेगा, ये 14 के बाद तो वही कैलेंडर, वही तारीख, वही 1947 क्या बोला गया। एक गिरिराज सिंह जो बोला बिना नरेंद्र मोदी के ब्लेसिंग के बोला कि जो नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा उस पाकिस्तान चला जाए। ये तोगड़िया क्या बोला, हिंदू माला में अगर मुसलमान मकान बनाए तो उसके मकान को लूट लो, तोड़ दो। ग्रास रूट पर क्या प्रचार हुआ, ये सब चीजों की चर्चा आज के दिन ठीक नहीं है। फिर आपसे मिलेगा, चलिए नमस्ते। समाजवादी एक मंच पे आएंगे क्या? समय ला देता है, समय टाइम और समय सब कंपेल कर देता है कि क्या करना है। ऐसा बैठे रह के चलिए। सबने हार स्वीकार कर ली। लालू यादव शायद 6 के आंकड़े में भी जीत देख रहे हैं, शायद अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि सांप्रदायिकता के खौफ से बड़ा राक्षस लोगों को भ्रष्टाचार नजर आता है।